हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। एज वी नो कि बच्चों को जब प्रिपरेशन में आते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन हो गया या फिर दूसरे स्टेट्स का पीसीएस का प्रिपरेशन हो गया, तो उनको रिसोर्सेज की बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ बच्चों को अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम होने लगता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए कौशल आईएएस ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे और हम लोग आपको उपलब्ध करवाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड हम लोग जो भी क्लासेस यहाँ पे करेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, वो उसका आपको नोट्स का जो हमारा पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम कौशल आईएएस पे मिल जाएगा। सो कभी भी आपको दिक्कत हो प्रिपरेशन में तो डायरेक्टली कम टू कौशल आईएएस के चैनल पे। सो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम बेसिकली वी आर गोइंग टू दैट आई एम गोइंग टू डील विद द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जो कि यूपीएससी का GS1 का पार्ट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो हम आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। दैट इज पार्ट 1 कि मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन करता है और उनका क्या क्या रीजन हुआ। सो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि मुगल एम्पायर कहां से आया, कौन उसके फाउंडर्स एंड ऑल, अ बिट अबाउट दैट। सो सबको पता है कि मुगल एम्पायर को फाउंड किसने किया था? बाबर ने, ठीक है। उसके बाद हुमायूं आते हैं, अकबर आते हैं, जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, लास्ट में कौन आते हैं? उसके बाद औरंगजेब आते हैं। सो हमारा जो ये जो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का जो पार्ट है वो कहां से शुरू होता है? दैट इज फ्रॉम द वेरी कॉल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब का डेथ कब हुआ था? 1707 में। औरंगजेब का जब डेथ हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो कि हमारे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ध्यान रखने का जरूरत है। दैट इज 3 थीम पे हम लोग डिसाइड करेंगे। पहला थीम वो कि हमारा 18th सेंचुरी जब शुरू होता है, दैट इज 1700 में। 1700 में जब हमारा 18th सेंचुरी शुरू होता है, जैसे 18th सेंचुरी शुरू होता है 1700 में, हुआ क्या उस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था, दैट इज फर्स्ट पार्ट में आपका हम लोग क्या देखेंगे, कैसे डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे जो स्टेट्स थे, जो मुगल एम्पायर का पार्ट था, वो धीरे धीरे वहां से बिखरने लगा। और लास्ट पार्ट में हम लोग क्या डीलिंग करेंगे, कैसे ब्रिटिश इंडिया ने हमारे मुगल के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो एक लाइन है कि सैंडविच बिटवीन टू एम्पायर, लाइक वन साइड में आपका हो गया ब्रिटिश, अनदर साइड में आपके हो गए डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स। मुगल एम्पायर पूरा पिस गया था वो। और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब हुआ क्या, सारा चीज जो था, जो लेटेस्ट मुगल के हाथ में था, दैट इज सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। हमें ये पता है कि औरंगजेब जो था वो सबसे बड़ा रूलर। देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो मैप बना हुआ है, वो मुगल एम्पायर है। कब? जब औरंगजेब का डेथ हुआ था। कब हुआ था औरंगजेब का डेथ? 1707 में, ठीक है। आप ये पूरा वास्ट, दिस इज अ वास्ट एम्पायर वाज अंडर औरंगजेब। ये देख रहे हैं, ये पार्ट को छोड़ के, डेक्कन का ये पार्ट को छोड़िए, ये पूरा पार्ट किसका था? औरंगजेब के अंडर में था। और इतना बड़ा वास्ट एम्पायर एक झटके में खत्म हो जाता है। और रीजन क्या था कि बेसिकली कुछ कुछ रीजन ऐसा था कि जो हमारा जो औरंगजेब था, वो सारा अपना दिमाग, सारा अपना फोकस इसके पीछे लगा दिया, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो पैसा था इकोनॉमिकली, मुगल एम्पायर भी डिक्लाइन होने लगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया, डिवास्टेटेड हो गया। तो आगे जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो भी मुगल्स आते हैं, उनके मरने के बाद टोटल 12 मुगल्स आते हैं, 12 मुगल रूलर आते हैं। और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद धीरे धीरे सबके सब खत्म हो गए, बिकॉज उनके पास उतना पावर नहीं था। और वो सारे मुगल्स के बारे में वी आर गोइंग टू डील विद दिस क्लास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीछे आप देख सकते हैं, ये मुगल का पूरा अंपायर है इंडिया का जो था। कब था? व्हेन आवर औरंगजेब डाइड इन द ईयर 1707, वेरी अर्ली इन द 18th सेंचुरी। जैसे स्टार्ट होता है औरंगजेब मर जाता है, ठीक है। उसी समय क्या होता है ना, एक तो पहला चीज की कुछ कुछ स्टेट्स भी बनने लगते हैं। उसमें 3 तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे। एक होते थे सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट के एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो दैट वाज कॉल्ड एज आपका बंगाल, अवध, हैदराबाद। एक आते हैं न्यू स्टेट। अच्छा, सक्सेसर स्टेट के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वो उस तरीके के स्टेट होते थे जो ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस मुगल, बट धीरे धीरे वो अपना इंडिपेंडेंसी खुद से बोल दिए थे कि वी आर नाउ इंडिपेंडेंट एंड वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। एग्जांपल के तौर पे बंगाल आ गया, दैट इज आपका अवध आ गया, और ये आ गया आपका हैदराबाद, ठीक है। ओके, अब आता है हम लोग का न्यू स्टेट। कौन था न्यू स्टेट? वो थे जैसे आपका मराठा, सिख, ये सब न्यू स्टेट थे जो खुद से पावरफुल बनते जा रहे थे, खुद वो इंडिपेंडेंट बनते जा रहे थे। वो कभी भी पार्ट नहीं थे किसके? मुगल एम्पायर के पार्ट नहीं थे वो। मराठा वाज नेवर पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो था वो थे हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट। अब इसमें कौन था? मैसूर हो गया,
केरला हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये 3 तरीके से ऑलरेडी जो था हम लोग का ये बट गया, क्या मुगल एम्पायर बट गया। दूसरा, ब्रिटिश इंडिया उसको पूरा चारों तरफ से डिवास्टेट कर दिया, कंट्रोल करके तो उसको तहस नहस कर दिया मुगल एम्पायर को। उसी समय क्या होता है, औरंगजेब का डेथ। व्हेन औरंगजेब डाइड, उनके 3 बेटा हुआ करते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता हम लोग का लेटेस्ट मुगल्स, क्योंकि इनके बाद जो भी आएंगे वो सब लेटेस्ट मुगल के नाम पे जाना जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बहादुर शाह वन और मुज्जम शाह आलम वन, जो जिनका जो राजा थे वो कब से कब तक राजा थे, वो थे हमारे राजा 1707 से लेकर 1712 तक, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, जब औरंगजेब मरे तो औरंगजेब के 3 बेटा हुआ करते हैं। एक का नाम था, सबसे बड़ा वाला बेटा का नाम था प्रिंस मुज्जम, दूसरे का नाम था कामबख्श और तीसरे का नाम था मोहम्मद आजम। प्रिंस मुज्जम ने क्या किया, जो कि सबसे बड़ा बेटा था, उन्होंने दोनों को मार दिया, ठीक है। एक्चुअली ये मार देने का वजह क्या था, बिकॉज व्हेन औरंगजेब डाइड देयर इज अ वॉर ऑफ सक्सेशन। अब ये वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन वो वॉर होता है कि आफ्टर डेथ ऑफ अ किंग, उस राजा मतलब उस प्लेस पे, उस थ्रोन पे कौन बैठेगा, कौन उसका बेटा है जो राजा बनेगा। तो ये क्या हुआ, दैट सिग्नल्ड अ वॉर बिटवीन हिज 3 सन, किसके, औरंगजेब के 3 बेटे, कि भाई हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। अभी तक हमारे हिस्ट्री में, बिफोर औरंगजेब, हमारे हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने अपने ही मतलब बेटे को मारा या फिर अपने भाई को मारा राजा बनने के लिए। लेकिन यहां से क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 के बाद क्या होता है कि अपने सब खुद में लड़ाई करने लगेंगे, दैट इज टर्म्ड एज अ वॉर ऑफ सक्सेशन। भाई हमें बनना है राजा, मैं अपने भाई को मार दूंगा। एल्डेस्ट सन जिसका नाम था प्रिंस मुज्जम, उसने क्या किया, उसने मार दिया अपने दोनों भाई को। एक को मारा जाजू में, दैट इज 1707 में, और दूसरे को मारा नियर हैदराबाद। कब मारा, 1709 में। अब दोनों भाई मर गए, बचा कौन, प्रिंस मुज्जम। और वही प्रिंस मुज्जम बाद में जब राजा बनता है तो अपना नाम क्या रखता है, बहादुर शाह वन। और औरंगजेब मरे थे एट द एज ऑफ 89, आप ध्यान रखिए, यहां तक क्लियर है। अब आगे है क्या कि जब प्रिंस मुज्जम राजा बने तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग को जानना है कि ये थे कैसे, या फिर ये कैसे रूल करते थे। तो व्हेन प्रिंस मुज्जम बिकम सो कॉल्ड किंग, मतलब वो राजा बने औरंगजेब के बाद, तो उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया बदल के, बहादुर शाह वन और मुज्जम शाह आलम वन, ठीक है। वो भी अपने पापा के जैसे ही थे, सेम टू सेम, जिस तरीके से काम औरंगजेब करते थे सेम तरीके से भी काम करते थे। इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो ये थोड़े से टॉलरेंट थे टुवर्ड्स हिंदू, बिकॉज इनके टाइम पे हिंदू का टेम्पल को तहस नहस नहीं किया गया था, तोड़ा नहीं गया था। एक चीज आपको ध्यान रखना। दूसरा चीज, ही अडॉप्टेड अ पैसिफिक पॉलिसी, जिसके अंतर्गत इनका जो रिलीजियस जो टॉलरेंस था वो बहुत अच्छा था, उसकी वजह से सबके साथ ही मिलजुल के रहते थे। नेक्स्ट आपके पीछे कुछ कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिख कर रखा जिससे आपको पढ़ के इजी हो जाए कि, और इनका क्या था कि जो मराठा के साथ इनका क्या रिलेशन था कि मराठा के जो प्रिंस हुआ करते थे साहू, जिसको मुगल एम्पायर ने कैप्टिव में रखा था कब, 1689 से, उनको ये क्या बोलते हैं कि भाई अब तुम जाओ अपने घर। इंटरेस्टिंग चीज ये है जानने के लिए कि जब उनको इन्होंने छोड़ा, बहादुर शाह ने छोड़ा किसको, साहू को, तो मराठा के साथ इनके रिलेशन अच्छा होना चाहिए था, ठीक है। बिकॉज ये ऑलरेडी मुगल ने उसको कैप्टिव में रखा है 1689 में, जबकि इनके पापा औरंगजेब थे रूलर, उन्होंने उनको पकड़ के रखा है और इन्होंने उनको छोड़ दिया। तो भाई क्यों छोड़ा, कि मराठा के साथ इनको अच्छा रिलेशन बनाना था। बैक टू द महाराष्ट्र। उसके बाद क्या, गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट गुरु होते हैं हमारे सिख के लास्ट गुरु, उनको इन्होंने हाई मनसाब दिया, हाई पोस्ट दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, कि भाई हमको क्या करना है। उनका क्या सोच था बहादुर शाह का कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको सबके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, मराठा के साथ भी अच्छा रहना है, मुगल के भी सिख के भी साथ अच्छा रहना है, एंड सो ऑन। आगे क्या है कि एक चीज और है, बंदा बहादुर नाम का एक आदमी हुआ करता है जो कि गुरु गोविंद सिंह के बाद आते हैं। बंदा बहादुर ने क्या किया, उनको थोड़ा ज्यादा अंदर से था कि सिख को, जो गुरु गोविंद सिंह थे उनको आप उनके साथ झगड़ा है या फिर सिख के साथ मुगल का पटता नहीं था, कब, औरंगजेब के टाइम में। तो उनका बदला लेने के लिए बंदा बहादुर ने क्या किया, अटैक किया, किसके ऊपर, बहादुर शाह वन के ऊपर, और हम लोग क्या बोले, प्रिंस मुज्जम के ऊपर। तो जब अटैक किया तो इन्होंने भाई ठीक है चलो अटैक कर दिया, ये भी तो अटैक करेंगे ना, ही अगेन अटैक दैट बंदा बहादुर, और उनको क्या किया, उनको वो हराए। उस वॉर में एक वॉर हुआ जो कि लोहगढ़ फोर्ट, लोहगढ़ में हुआ, जो कि हिमालयाज में आता है, फुटिल्स ऑफ हिमालयाज में एक फोर्ट है जिसका नाम है लोहगढ़, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। वहां पे जाके कौन, बहादुर शाह बंदा बहादुर को हरा देते हैं,
ठीक है, और इस जगह को, इसको वो क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। बाद में 1712 में जब हमारे बहादुर शाह वन जो है था, जब उनका डेथ होता है, उस समय वापस से बंदा बहादुर और वी कैन से सिख उसको वापस से फोर्टिफाई कर लेता है, वापस से उसको अपने पास ऑक्युपाई कर लेता है। यहां तक क्लियर है। सिख के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे थे, मराठा के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे थे, और इधर बंदा बहादुर को डिफीट किए, फिर वो जाके रीऑक्युपाई कर लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही वाज अ वेरी वेल ड्राइवन माइंड, की उनका जो सोच था वो ये था कि उनको ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता था एडमिनिस्ट्रेशन करने में, वो अपने से सोच के सब कुछ काम करते थे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक काफी खान नाम के एक आदमी थे जो कि उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन में थे, काफी खान। उन्होंने क्या बोला, किसको, इस बहादुर शाह वन को, आप देख सकते हैं इनका फोटो हमने बना के रखा है यहाँ पे, बहादुर शाह वन को, कि ही वॉज अ हेडलेस किंग। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, साहे बेखबर, इसको नाम दिया, कौन नाम दिया, काफी खान ने। क्यों, बिकॉज कभी भी होता था इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, बहादुर शाह में, कि वो कभी भी किसी को भी कुछ भी पोस्ट दे देते थे, भाई ये काम तुम कर, ये काम तुम कर, ये काम तुम कर। आप राजा हो, यू हैव टू थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, राइट। तो ये किसी को भी भाई भाई ऐसे कर डिस्ट्रीब्यूट, इसीलिए काफी खान ने इनको क्या बोला कि दिस किंग इज जस्ट अ हेडलेस किंग, साहे बेखबर, इसको कुछ खबर ही नहीं है। बेखबर मतलब जिसको खबर नहीं होता, इसको कुछ खबर ही नहीं है कि ये कर क्या रहे, ठीक है। ऐसे करके बहादुर शाह का जो रीजन था वो खत्म हो गया। कब, 1712 में। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, औरंगजेब के मरने के बाद 3 बेटे हुआ करते, नाम हमने ऑलरेडी बता दिया है, कौन कौन, प्रिंस मुजब, कमबख्श और मोहम्मद आजम। इसके बाद बहादुर शाह के बाद, उनके मरने के बाद, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये होता है ना, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। हुआ क्या कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह वन, उसके 4 बेटे हुआ करते थे। दिस 4 सन, बहादुर शाह 4 सन, they are in decent haste of grieving the throne that they plunged themselves into the war of succession, leaving his dead father body unburied about a month. आप सोच सकते हैं 1 महीने तक अपने बाप का लाश उन्होंने छोड़ दिया। क्यों, राजा बनना, वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा, भाई मुझे राजा बनना, मुझे राजा बनना, मुझे राजा बनना। उसके 4 बेटा हुआ करते थे, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग इट, बिफोर गोइंग टू द दिस जहादर शाह, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नाम है जुल्फिकार खान, ठीक है, अ पावरफुल नोबेल। पहले इनके बारे में जानते हैं। ओके, सो नोबेल मतलब द पर्सन हु इज गोइंग टू वेरी मच गोइंग टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर किंग, ठीक है। आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, जुल्फिकार खान के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, अपने पापा का लाश को छोड़ दिया चारों भाई ने, एंड दे वर इन डिसेंट हेड्स ऑफ ग्रेविंग द थ्रोन, की लड़ाई करने लगे, ठीक है, छोड़ दिया। होता क्या है, सबसे जो कम एबल सन था, लेस एबल सन, मतलब जिसके पास पावर नहीं था राजा बनने का, वो राजा बन जाता है, जिसका नाम था जहांदर शाह। वो राजा बनता है किसके सपोर्ट से, जुल्फिकार खान, जो कि एक नोबेल हुआ करता था। अब हमारे हिस्ट्री में एक सोचने वाली बात है कि ये नोबेल जो हुआ करते, ये क्या कर रहे थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे कॉल्ड एज एंड दे स्टार्टेड लाइक इन आवर हिस्ट्री इट टर्म्ड एज अ किंग मेकर। किंग मेकर एक नया चीज हमारे हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ, किंग मेकर नाम से। अब ये क्या होता है, किंग मेकर आर दोज पर्सन जो बेसिकली राजा को राजा बनने में हेल्प करते हैं। ये हमारे देख सकते हैं बहादुर जफर, सॉरी जहांदर शाह। सो किंग मेकर कौन होते हैं, जो राजा को राजा बनने में हेल्प करेंगे, क्योंकि राजा उतना पावरफुल नहीं था। अब 4 जो सन थे, इनके 4 जो बेटे थे, किसके, बहादुर शाह के, जिसमें एक जहांदर शाह भी थे। ये चारों के चारों कैपेबल नहीं थे, और सबसे जो लेस कैपेबल था वो राजा बन गया। भाई आप समझ सकते हैं, अगर इसके पीछे, इस आदमी के पीछे अगर जुल्फिकार खान नहीं होता एज ए नोबेल और एज ए किंग मेकर, तो क्या वो राजा बन सकते थे, नहीं बन सकते थे। तो ये हो गया डेट, वो बन गया राजा, ठीक है। कौन, जहांदर शाह। जहांदर शाह राजा बने, अपने 2-3 भाइयों को मार गए, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे और एक चीज क्या आया था, किंग मेकर के। आपको समझ में आ गया किंग मेकर कौन होता है, जो राजा को राजा बनने में हेल्प करता है। और वो कब से स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ जहांदर शाह के राजा बनने के साथ ही। और ये ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए, ये कब, 1712 से लेकर 1713 तक ही ये रूल कर पाए हमारे मतलब एज अ मुगल एम्पायर इन द कंट्री। और इनके बारे में कुछ बताएं कि जुल्फिकार खान जो थे ना, वो थे पहले, अच्छा, किंग मेकर जो थे ना, वो एक पार्टी से नहीं आते थे, अलग अलग पार्टी से आते थे। जैसे कुछ ईरानियन पार्टी हुआ करते थे, कुछ तुरानियन पार्टी हुआ करते थे। तो जुल्फिकार खान जो थे, वो थे तुरानियन पार्टी के साइड से, ठीक है। और वो सबसे पावरफुल था उस समय में नोबेल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है।
ओके, जुल्फिकार खान इंट्रोड्यूस द एविल प्रैक्टिस। अच्छा, जब ये राजा बने तो हुआ क्या ना, दैट पर्सन, दैट जहांदर शाह वाज अ वेरी फॉन्ड ऑफ, कि उनको देखना ही नहीं था क्या हो रहा है उनके राज्य में, कुछ भी हो रहा था, जो चीज था सारा कंट्रोल किसके हाथ में था, जुल्फिकार खान के हाथ में। अब एक आप सोचिए कि अगर हम आपके लिए कुछ करते हैं तो बदले में आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए। यही हुआ, जुल्फिकार खान ने अगर राजा बनाया किसको, जहांदर शाह को, तो जहांदर शाह ने उसके लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया, जुल्फिकार खान को सबसे बड़ा पोस्ट दे दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज वजीर का। उन्होंने क्या किया, जुल्फिकार का खान क्या बना लिया, वजीर बना लिया। यहां तक क्लियर है। और सारा काम जो था वो किसके हाथ में सौंप दिया, जुल्फिकार खान के, भाई जो करना है करो, जो करना है करो, ठीक है। और जुल्फिकार खान ने पूरा अपने अपने चीजों को देख के कि हम कैसे वेल डेवलप करेंगे, जुल्फिकार खान वो अपना काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने मराठा के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहा, राजपूत के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहा जुल्फिकार खान, क्योंकि उनको लग रहा था कि फ्यूचर में अगर कोई हमें सपोर्ट कर सकता है तो मराठा और राजपूत ही है, ठीक है। यहां तक क्लियरफाई है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जुल्फिकार खान इंट्रोड्यूस द एबल प्रैक्टिस ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग और इजारा। अब ये इजारा क्या होता है, एक नया फार्मिंग, रेवेन्यू फार्मिंग टेक्निक था जिसके अंतर्गत मुगल को पैसा मिलता था, ठीक है, कहीं से तो पैसा आना चाहिए ना, दिस वाज अ फार्मिंग टेक्निक, रेवेन्यू फार्मिंग टेक्निक। कैसे, इजारा में क्या होता था जनरली, मुगल एम्पायर क्या करेंगे, दैट दे कुड हैव वन मिडिल मैन, एक इंसान होगा, उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप मुझे कुछ फिक्स्ड अमाउंट पैसा दो और आप जाके पीजेंट जो फार्मर्स है उससे जितना मन उतना पैसा उठाओ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे है, मान लीजिए ये है हमारे जहांदर शाह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला मिस्टर एक्स को कि मुझे आप, मिस्टर एक्स विल पे जहांदर शाह 10,000 रुपीज फिक्स्ड फॉर 1 ईयर, एग्जाम्पल है, एक साल के लिए वो 10,000 उनको देंगे, बाकी ये जो है मिस्टर एक्स विल गो टू द पीजेंट्स और इनसे वो जितना मन उतना पैसा उठाने वो उठाए, दैट इज अप टू दैट पर्टिकुलर मिडिलमैन। ये था इजारा, एंड दैट वाज नॉट एट ऑल गुड, दैट वाज टर्म्ड एज अ वेरी एविल प्रैक्टिस, वेरी एविल प्रैक्टिस। व्हाई, बिकॉज समटाइम कभी कभी क्या होता था ना कि माना जाता है कि अगर मान लीजिए गरीब है, वो फार्मर जो वो गरीब है, वो कहां से पैसा देगा, और जो मिडिल मैन हुआ करता था, मिडिल मैन वो क्या करता था, ज्यादा पैसा मांगता था फार्मर से, ज्यादा, मतलब भाई एक तो गरीब एक तो फार्मर, ऊपर से इसको ज्यादा पैसा कहां से देगा, तो आप समझ सकते हैं कि दैट वाज नॉट एट ऑल गुड, दैट वाज एविल प्रैक्टिस। नेक्स्ट चीज और क्या देखें हम लोग कि हाँ, वेरियस पार्टीज ऑफ द मुगल कोड इमर्ज्ड, दैट इज द तुरानियन पार्टीज, ईरानियन, अफगान एंड हिंदुस्तानी, जो हम लोग ऑलरेडी समझा रहे थे आपको। तो ये पार्ट हो गया कि इजारा इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने अपने भाई को मारा, सारा चीज आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक लाइन हमें बोलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने क्या किया, अपने भाई लोगों को मारा, इनके पापा ने क्या किया था, अपने भाई लोगों को मारा था। यहां पे क्या होता है, आफ्टर द टर्म 1713 में एक नए मुगल रूलर आते हैं जिनका नाम था फारुखसियार। ये देखिए फारुखसियार। अब इनका क्या था कि ही किल्ड जहांदर शाह, एंड ये थे कौन, ये जहांदर शाह के अपने नेफ्यू थे, भतीजा। जहांदर शाह ने 3 भाई को मारा था ना, उसमें से किसी एक भाई के ये बेटे थे। वाह, अब भाई बदला तो लेगा, बदला ले लिया फारुखसियार ने। फारुखसियार के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा कुछ बताऊं तो अगर फारुखसियार ने वो गलती नहीं किया होता, मैं आपको बताऊंगा क्या गलती था, तो शायद हमारा आज हिस्ट्री कुछ और होता, हम कुछ और पढ़ते रहते, ठीक है, शायद मे भी, बट क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री तो स्टोरी होता है, हिज स्टोरी, हिस्ट्री हिज स्टोरी, तो स्टोरी है, तो कुछ उन्होंने किया गलत, देखते क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल फारुखसियार जब राजा बने तो हिज एज वाज 65, ठीक है, 65 ईयर के एज के थे वो। कब राजा बने वो बने 1713 से लेकर 1719 तक वो राज किए। इनका एज था 65, ये क्लियर है। ये कौन थे, नेफ्यू थे जहांदर शाह के, जो 3 भाई को मारे थे उनके किसी एक भाई के बेटे थे वो। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहांदर शाह को मारा किसने, बिकॉज जुल्फिकार खान जो था वो तो ऑलरेडी उनका नोबेल था, केयर टेकर था, उनको सपोर्ट करता था। तो जिस तरीके से जुल्फिकार खान ने किसी को हेल्प किया राजा बनने में, उसी तरीके से फारुखसियार को भी किसी ने हेल्प किया राजा बनने में, एंड दैट वाज नन अनदर देन सैयद ब्रदर्स। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नाम लिखा होगा, 2 भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन अली खान।
ये दोनों को हम लोग सैयद ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों ने मिलकर फारूक सियार को राजा बनने में हेल्प किया, ठीक है, जैसे जुल्फिकार खान ने किया था, इनको भी वो लोग हेल्प किया। उसके बाद क्या होता है, जितना जो भी चीज अगर हम आपको राजा बनाने में हेल्प कर रहे हैं और किंग मेकर का रोल ऑलरेडी आ चुका है, तो इनको भी तो कुछ चाहिए ना। उन्होंने क्या किया, फारूक शाह ने क्या किया, एक को बना दिया वजीर और दूसरे को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। एक बन गया पीएम और एक बन गया वजीर, ठीक है। एक को बना दिया वजीर और दूसरे को बना दिया मीर बख्शी, मीर बख्शी हो गया ना। एक्चुअली वजीर प्राइम मिनिस्टर एक ही था, दैट वाज अब्दुल्ला खान। एक को वजीर बना दिया, दूसरे को मीर बख्शी बना दिया। मतलब मोस्ट पावरफुल पावर वाज गिवन टू दीज ब्रदर्स। राजा बनने में हेल्प किया और आपने क्या किया, पूरा पोस्ट दे दिया, लो भाई संभालो, ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था एकदम उनके राज्य में, सब कुछ फारूक शाह के राज्य में ठीक था। ही वाज वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदू। उनके भी राज्य में हिंदू को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, और वो मराठा के भी साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते थे, सिख के भी साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाह रहे थे। लेकिन हमने फर्स्ट में पढ़ा, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि एक आदमी हुआ करता जिसका नाम था फर्स्ट में बहादुर शाह। उनके अंडर में एक बंदा बहादुर हुआ करते हैं। बंदा बहादुर ने अटैक किया था, लोहगढ़ को जीता था 1712 में। उनका थोड़ा सा जब इन्होंने देखा फारूक शाह ने कि कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं वो, तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ वॉर किया एंड ही किल्ड किसको, बंदा बहादुर को। आप देख सकते हैं दैट इज बंदा बहादुर सैयद ब्रदर्स किल फारूक। बाद में इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। सिख लीडर बंदा बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड, मतलब उनको फारूक शाह ने मार दिया। कब मारा, 19 जून 1719 को। 17 और 16 में उनको मार दिया गया। इंटरेस्टिंग चीज है, ज्यादा उछल रहा था, मार दिया जाओ। सिख अब इनके अंडर, बंदा बहादुर के अंडर में सब कुछ खत्म हो गया। सिख थोड़े शांत हो गए, गुरु गोबिंद सिंह नहीं है, सिख थोड़े शांत हो गए। और क्या चीज देखना हम लोग फारूक शाह के टाइम पे, कि उन्होंने एक सबसे बड़ा चीज जो इशू किया, दैट वाज फरमान ऑफ 1717, जिसको बोला जाता है, अगर वो चीज नहीं करते फारूक शाह तो शायद कुछ और हिस्ट्री होता। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने कुछ किया था, ऐसा गलती किया था। उन्होंने क्या किया, दैट इज ग्रांटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनी प्रिविलेज। कुछ प्रिविलेज को अगर मैं आपको बताऊं तो एज अ फर्स्ट प्रिविलेज क्या था ना, कि जो ब्रिटिश थे हमारे ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, दैट विल हैव कस्टम फ्री ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, एंड दैट कुड हैव ऑल द फ्री ट्रेड्स फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम बंगाल। बंगाल से जो भी बिजनेस करेगा अपना ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट कुड बी फ्री, और दैट ब्रिटिश कुड नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ कस्टम ऑन देयर ट्रेड। कुछ भी चीज बाहर से मंगाते हैं, दे डोंट नीड टू पे कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। अब बताइए कि फ्री में अगर आप उनको दे दिए हर चीज करने को, तो भाई आपको लगता है कि आपके कंट्री के लिए वो डेवलपमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। और यही चीज बना परपेचुअल वॉर बिटवीन बंगाल एंड नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्पायर, क्योंकि यहां पे मुगल एम्पायर राजा फारूक शाह थे, और उस समय ऑलरेडी एक हमारा सक्सेसर स्टेट बन गया था जिसका नाम था बंगाल, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में लेटर चैप्टर्स में। बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने क्या बोला कि आप किससे पूछ के दिए भाई, हो भाई जरूरी बात तो सही है, बिकॉज मेरा रीजन है, हमको जो मन में है वो करेंगे। और इन्होंने क्या किया था, फरमान दे दिया। फरमान में कुछ चीजें मैंने आपको बताया, बाकी लेटर ऑन आई विल हैव डिस्कशन ऑन द होल फरमान जब हम लोग उस चैप्टर में जाएंगे, तो ठीक है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जानना है कि ये फरमान जो इन्होंने दिया था वो दिया क्यों था, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली हुआ क्या ना कि फारूक सियार के गैरियन में ये जो पार्ट होता है, जो कमर के नीचे जो पार्ट होता है, दैट इज होल लेग्स वाला पार्ट, दैट वेस्ट के नीचे वाला पार्ट, उनका वो फूल चुका था, ठीक है, सैलो हो चुका था, मतलब फूल चुका था। और उस समय ब्रिटिश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक डॉक्टर हुआ करते थे, उनका नाम था विलियम हैमिल्टन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फारूक सियार का उस चीज से इलाज कर दिया, तो वो ठीक हो गया। उसके वजह से क्या हुआ, जो हमारे फारूक सियार है उनका शादी हुआ जोधपुर की प्रिंसेस के साथ, और ये खुश होके कि भाई यार मेरा हेल्प किया है, मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने क्या किया, इस चीज को दे दिया, क्या फरमान दे दिया, जिसके वजह से हमको ब्रिटिश हमारे ऊपर और अच्छे तरीके से अपना पकड़ बना पाए।
अगर नहीं ऐसा होता तो शायद कुछ और बात होती। तो ये रीजन था उनके फरमान देने का, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हम लोग हमने पढ़ा हिस्ट्री बुक में, दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग कि ऐसा चीजें हैं। ठीक है, एक चीज और था कि अब बंदा बहादुर भी चले गया, सब कुछ ठीक था, लेकिन हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द टाइम एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो आपको बना सकता है राजा, वो तो मिटा भी तो सकता है। ठीक है, एक लाइन याद आ रही है कि अगर हम तुमको भगवान मान सकते हैं तो हम तुमको शैतान बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिस इंसान को आप पूजा करते हो, भगवान मानते हो, वही जो इंसान आपको भगवान मानता है वही इंसान आपको शैतान भी बना सकता है विद इन अ सेकेंड। होता है ना, तो सेम इनके साथ हुआ फारूक शियार के साथ। फारूक शियार के रीजन में सारा काम ये लोग कंट्रोल कर रहे थे, सैयद ब्रदर्स कंट्रोल कर रहे थे। ये चीज थोड़ा फारूक शियार को समझ में नहीं आया। ठीक है, उन्होंने सोचा यार राजा तो मैं हूं, ये क्यों मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, राइट, ये सोचने वाली बात भी है भाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया क्या कि भाई सैयद ब्रदर्स को मार दिया जाए। ठीक है, लास्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ कि सैयद किल्ड फारूक शियार विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ, द फर्स्ट टाइम इन द मुगल हिस्ट्री दैट एन एम्पायर वाज किल्ड बाय हिज नोबल। बनाया कौन था राजा, सैयद ब्रदर्स ने। और खाली सोचने भर मात्र से, आप समझ सकते हैं, सोचने भर मात्र से कि फारूक शियार ने सोचा कि दोनों भाई से रिड ऑफ हो जाए, उनको मार दिया जाए, कि भाई वो लोग हट जाएगा तो हमारा भी, मेरे को भी थोड़ा शांति महसूस होगा। बिकॉज सैयद ब्रदर्स के हाथ में फारूक शियार जस्ट पपेट, कठपुतली की तरीके से काम करते थे, जो मन में आता था वो काम करवाते थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि मारते हैं फारूक शियार को, लेकिन भाई सैयद ब्रदर्स बहुत चालाक था, उस दोनों को पता चल गया कहीं से कि ये सोच रहा है मारने के लिए। व्हाट ही डिड, दे ब्रदर्स, ये दोनों मिलके पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ, जो मराठा के पार्ट थे, मराठा के साथ मिलकर व्हाट दे डिड, दे फर्स्ट ऑफ ऑल उनको थ्रोन से हटाया, राजा भाई तुम राजा अब नहीं हो, निकलो, थ्रोन से हटाया। उसके बाद उनको ब्लाइंड किया, अंधा किया, अंधा करने के बाद कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया। लास्ट में दे बोथ किल्ड फारूक शियार। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमारे हिस्ट्री में सोचने के लायक है कि अब हमारा हिस्ट्री में एक चीज आ गया है कि जो राजा है, एक ऐसा समय था कि राजा सब डरते थे, लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि अब राजा को भी मारा जा सकता है। अगर राजा, इतने बड़े एम्पायर में राजा अगर सेफ्टी में नहीं है तो हम प्रजा की क्या होगी, आप सोच सकते हैं। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, उस फारूक शियार को मार दिया। अब जब मारा फारूक शियार को तो ये बात पूरे जंगल की आग तरीके से मुगल एम्पायर में पूरा फैल गई कि एक आदमी है जो, मतलब जो नोबल्स थे, वो दोनों अगर मिलके राजा को मार सकते तो हमारा क्या होगा, और मंत्री सब भी डरने लगे। ऐसे ऐसे करके सब कुछ ये हुआ। तो हमारे हिस्ट्री में बहुत बहुत चीजें देखने को, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो जो ये डिक्लाइन हुआ, वो कैसे हुआ, इसी तरीके से हुआ कि किसी के पास इतना पावर नहीं था चीजों को कंट्रोल करे। अब फारूक शियार को देख लीजिए, सैयद ब्रदर्स के हाथ में दे दिया है। इसके ऊपर जहादा शाह था, वो जुल्फिकार खान को कंट्रोल दे दिया था। जुल्फिकार खान अपने मन से जो मन में आता तो करता था। सो दिस इज हाउ आवर दिस मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। सो अंत में यही है कि हमारा जो किंग मेकर है, राजा बनाया और राजा से उन्होंने हटा भी दिया। तो जो आदमी आपको भगवान बना सकता है, वो आपको शैतान बनाने में टाइम नहीं लगाएगा, एक पल नहीं लगाएगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कभी भी चीजों को ये रखे। और सो बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा कि अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा, फारूक शियार के बाद कौन आते हैं, कौन राजा बनते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द पार्ट 2 of this video. So please stay tuned and do like the channel, do like the video, do subscribe the channel, do comment down, जिससे हमें पता चले कि कहां तक आपको ये पार्ट 1 समझ में आया, जिससे अंतर्गत हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में अच्छी तरीके से बदलाव करके हम आपको चैप्टर समझा पाए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।